हर हर महादेव। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द काशी क्लैन पे। आज हमारे संग एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मेरी कॉलेज की पुरानी फ्रेंड भी हैं। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनका नाम है स्वर्णा, जो कि मुंबई के एक बहुत ही अच्छी कंपनी में सीनियर एसोसिएट की पोजीशन पे काम कर रही हैं। आज हम इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में जानेंगे और इनके पास कुछ हिडन टैलेंट्स भी हैं, जैसे कि ये गाना बहुत अच्छा गाती हैं, उसके बारे में भी इनसे बात करेंगे। ये इन्होंने अपना पूरा लाइफ लगभग मुझे लगता है जब से इन्होंने होश संभाला होगा तब से लेके अपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक इन्होंने सब कुछ बनारस में ही किया है। तो बनारस को समझने के लिए ये इनसे अच्छी पर्सनैलिटी मुझे लगती नहीं है। हालाँकि और भी लोग हैं जो इनसे इनके ही बराबर नॉलेज रखते होंगे बनारस के बारे में, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ही प्राइम लोकेशन में बनारस पे रहती हैं, तो इन्होंने बचपन से वहाँ की वाइब्स को, वहाँ के एनवायरनमेंट को पूरा फ़ील किया है। तो इनसे हम आज इन्हीं सब मुद्दों पे बातें करेंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है स्वर्णा जी आपका हमारे चैनल द काशी क्लैन पे। आपको हमारे Thank चैनल you पे so आके much. पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है? Thank you so much, Aman, for cordially inviting me here. I feel extremely grateful. बहुत मजा आ रहा है और टाइम वेस्ट हाँ। ना करते हुए let's get started with the topics ahead. अच्छा, मैं आपको पहले थोड़ा क्लियर कर दूँ कि मैंने आपको इनवाइट नहीं किया, आपने खुद आने की इच्छा ज़ाहिर की थी। झूठ मत कहिए, आपने मुझे काफी फोर्स किया है, ठीक है? मैं आपको नॉर्मल कॉल कर रही थी, अब जानबूझ हाँ। करके वीडियो में ले आए मुझे। दोस्ती है भाई, निभानी अच्छा। पड़ेगी। हाँ, दोस्ती की ये तो निभानी पड़ेगी, लेकिन दोस्ती सब कोई निभा भी नहीं पाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि कॉलेज खत्म होने के इतने साल बाद भी हम आज तक इतने अच्छे से बात कर पा रहे हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छी ही चीज़ें हैं इसमें। Right, खैर, very true. आगे बढ़ते हुए और बताइए आपका काम कैसा चल रहा है? काम तो अच्छा चल रहा है, तगड़ा चल रहा है, सॉलिड चल रहा है, मैं कहूँगी। काफी हुँ, चीजें न्यू डे बाय डे सीखने को अच्छी तरीके से मिल रही हैं। आई हुँ, वुड से कि कॉर्पोरेट में आने के बाद एक अलग ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप कह लो, हुँ, या फिर आपका एक दूसरे तरफ से प्रोग्रेसिव एटीट्यूड देखने को मिलता है। हुँ, यू गेट कम्पिटिटिव अहेड, यू गेट एनलाइटन विद वेरियस सॉर्ट्स ऑफ नॉलेज। आपके अंदर डिसिप्लिन आता है, आपके हुँ, अंदर टारगेट्स मीट करने के लिए डेडलाइंस जो होती है हमारे पास, हुँ, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे अंदर काफी डिसिप्लिन और हार्ड वर्क एटीट्यूड आता है, जो कि हुँ। कॉलेज टाइम में वाज मिसिंग इन ऑल ऑफ अस। तो मैं हुँ। ये कहूँगी काफ़ी बढ़िया चल रहा है और काफ़ी कुछ डे टू डे सीखने को अच्छा मिल रहा है। लेकिन जैसा कि हम देख पाते हैं जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, जैसे आप बता रही हैं कि क्योंकि आपको डेडलाइन मीट करनी पड़ती है, तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप होता है। लेकिन इसी डेडलाइन मीट करने की वजह से काफ़ी लोग कॉर्पोरेट में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उसके बारे में आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो अमन, आई वुड फ़ील कि ये पर्टिकुलरली एक इंसान के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि वो हुँ, किसी हुँ, पर्टिकुलर चैलेंज को किस तरीके से देखता है। सेम हुँ, काम को कोई बंदा बहुत ही हँस के और अच्छी तरीके से अपना पूरा ज़ील के साथ, एंथुसियाज़्म के साथ ही गोज़ अहेड एंड डज़ द वर्क, और उसी हुँ, काम को कुछ लोग रो-रो के भी करते हैं। It all depends on the attitude and the positive approach of a particular mindset. कि how is a particular person approaching towards any task हुँ, given to him or her. तो ये हुँ, टोटली आपके मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड पे, आपके माइंडसेट पे, इन सब पे डिपेंड करता है, हुँ, नथिंग एल्स। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि द वर्क बिकम्स मोनोटोनस। आपके पास सेम काइंड ऑफ वर्क आते-आते यू टेंड टू फील कि नहीं, अब मुझे चेंज करना चाहिए, या फिर मुझे थोड़ा-सा हाइक लेके आगे बढ़ना चाहिए। बट हुँ, समटाइम्स देयर आर अदर सेट ऑफ पीपल जो कि सोचते हैं नहीं, थोड़ा टाइम रुक के ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंजेस सीख के, या फिर अपने आप को काफ़ी डे टू डे रेगुलर बेसिस पे अपडेट करके, जो भी नॉलेज उनके पास एक्यूमुलेट होती है, उसका हुँ, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करते हैं। और आई वुड से जो लोग अपने आप को किसी पर्टिकुलर कंपनी में लॉन्ग टर्म तक रिटेन करते हैं, their हुँ। chances of moving ahead with a better role is quite, proliferated rather than those who feel like, switching job every now and then. तो ओके, ये मैं लेकिन कहूँगी डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड। या हुँ, लेकिन जैसा आप बता रही हैं स्विचिंग जॉब करने से बहुत ज़्यादा आगे कंपनी में नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन स्विचिंग जॉब स्विच करने से सैलरी हाइक भी तो मिलती है। एक राइट, वेरी एम्प्लॉयी ट्रू। जो एज़ अ एम्प्लॉयी वर्क कर रहा है, अगर उसको उसके अकॉर्डिंग उसके वर्क के अकॉर्डिंग अगर सैलरी नहीं मिलती है,
तो उसके पास स्विच करने के अलावा क्या ऑप्शन है? कब तक वो वेट कर सकता है? वो तो टोटली डिफरेंट केस हो गया। मैं कह रही थी कि रेगुलर स्विचिंग इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ओके। सपोज अगर आप रेगुलर स्विच करो 1 साल पे, या फिर 6 मंथ्स पे, 5 मंथ्स पे, या फिर आपका मन नहीं लग रहा है, आप स्विच के मूड में हो, आई एग्री हुँ, कि कॉम्पेंसेशन बेटर मिलता है। 30% इज द हाइक दैट द इंडस्ट्री इज नॉर्मली फॉलोइंग राइट नाउ। बट हुँ, अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बंदा रेगुलर स्विच करता है उसको आप बिगर पोजीशन जैसे हो गया डायरेक्टर लेवल पे, एसोसिएट हुँ, डायरेक्टर लेवल पे जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। सपोज इंटरव्यू होता है, यू हैव योर लाइक रिलीविंग लेटर्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव हुँ, योर टेन्योर ऑफ वर्किंग विद द प्रीवियस कंपनीज। तो जो नेक्स्ट एम्प्लॉयर होता है उसके माइंड में सेटअप आता है कि नो, द बंदा इज लीविंग क्वाइट फ्रीक्वेंटली हिज और हर हुँ, ऑफिस, आई गेस इज नॉट फिट फॉर द रोल। इट माइट बी पॉसिबल ये हुँ, मनी माइंडेड है और सिर्फ स्विच कर रहा है बेटर हाइक्स के लिए। there is no हुँ, guarantee if we should hiring that particular person for you know greater responsible role. So यहाँ आके हुँ, मामला फंस जाता है। तो आई वुड से नॉर्मल अगर 5 years भी आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सर्व कर लेते हो, तो आफ्टर 5 years या आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड आप स्विच मार सकते हो। कभी कभी लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि वर्क एनवायरनमेंट इज नॉट कंड्यूसिव, और हुँ, किसी किसी के साथ होता है कि वर्क एनवायरनमेंट उनको काफी मतलब अपलॉड करता है उनकी परफॉर्मेंस में। कहीं उनको हुँ, पोजीशन मिलती है, कहीं उनके वर्क को वैलिडेशन मिलता है, रेस्पेक्ट मिलती है, तो वो हुँ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी टिकना पसंद करते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द पे दे आर गेटिंग। तो इट हुँ। डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट माइंडसेट्स ऑफ द पीपल, बट आई वुड नॉर्मली रेकमेंड कि 4 साल या 5 साल पे अ पर्सन शुड स्विच, अगर सैलरी कंडीशन ज्यादा बेटर नहीं है तो। अगर बेटर है तो आप रिटेन करिए उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, नो वरीज। ओके। अच्छा स्वर्णा, हमारे जो साइड में पूर्वांचल के एरिया में जो जनरली एक माइंडसेट होता है बच्चों का, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो उनका एक माइंडसेट होता है कि हमें जो है सरकारी नौकरी में ही जाना है। अब क्योंकि आप अच्छा खासा टाइम कॉर्पोरेट में बिता चुकी हैं और आपने भी जहाँ तक मुझे पता है कि एक बार एसएससी की तैयारी की थी अपने इनिशियल डेज़ में जॉइन करने से पहले कंपनी में। तो नाउ हाउ व्हाट डू यू फील कि सरकारी नौकरी वर्थ होती है, उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए या फिर वी शुड गो इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड बिगिन रिज़्यूम आवर फ्यूचर देयर ओनली? आई वुड फील कि अगेन कि जैसे मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में सिंस 4.5 years, हुँ, अप्रोक्सीमेटली 5 years आप मान लो मोटा मोटा, हुँ, तो मैं उतने टाइम तक सर्व कर रही हूँ। बट एट द सेम टाइम जो अगर आप बात करेंगे, मेरे कुछ फेलो फ्रेंड्स है, दे आर इनटू गवर्नमेंट जॉब्स आल्सो, अगर आप हुँ, उनसे बात करोगे, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट दे हैव इन देयर माइंड इज वर्क लाइफ बैलेंस। यू नो हुँ, कॉर्पोरेट में कभी कभी ये चीज मीट कर पाना इज अ वेरी चैलेंजिंग रोल, बट हुँ, गवर्नमेंट में इट्स लाइक कि वर्क लाइफ बैलेंस होती है काफी अच्छी, विथ ग्रेट अमाउंट ऑफ सैलरी। दे गेट हुँ, अलाउंसेस ऑल्सो, बहुत सारी चीजें हैं, एन नंबर ऑफ चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज को, जो कि हुँ, प्राइवेट में भी मिलती है। बट प्राइवेट में यू वुड फील कि काफी टाइम्स तक जॉब सिक्योरिटी का काफी इश्यूज रहता है उसमें। तो जॉब सिक्योरिटी के मामले में आई वुड डेफिनेटली गिव हेड्स अप टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। हुँ, और अगर हाइक की बात करें, पैसा मनी ओरिएंटेड है और आपको हुँ, चैलेंजिंग रोल्स लेना पसंद है, आपको मतलब आराम की जॉब जो होता है ना, पैर हुँ, पसार के वैसा वाला समथिंग हुँ, कुछ नहीं चाहिए, तो फिर हुँ, प्राइवेट इंडस्ट्री इज बेस्ट सूटेड फॉर यू। अगर आपको हुँ। मतलब आगे अपने करियर में और लिक्विडेटिव परफॉर्म करना है अच्छे से, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस दैट अ पर्टिकुलर पर्सन सेज। हुँ। लेकिन आजकल के एनवायरनमेंट में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो नई गवर्नमेंट है, उसने भी गवर्नमेंट जॉब में जो एम्प्लॉइज़ जाते हैं, उनके ऊपर भी अच्छा खासा प्रेशर बना रखा है, जहाँ तक मैं देख पाता हूँ। तो उनके पास भी आज के टाइम पे वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पाना थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो जाता है उनके लिए भी। अभी आपको याद होगा आप मेरे उस फ्रेंड से हिमांशु से भी मिली होंगी जिसका मैंने अपने चैनल पे हमने इंटरव्यू भी लिया है। तो उसने अभी जॉइन किया तो वो मेरे को बता रहा था कि जिस पोस्ट ऑफिस में उसने जॉइन किया है तो वर्क काफ़ी होता है, उसको करने के लिए टाइम भी लिमिटेड रहता है। तो उस तरह से एकदम बहुत सारे सेक्टर्स हैं अभी भी, मैं आपको बताना हम्म। चाहूँगा कि जहाँ पे जैसा आप बता रही हैं वैसा एकदम सीन रहता है कि आराम से गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, कर रहे हैं। लेकिन अभी जो नए-नए बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं, एग्ज़ाम निकाल के जाते हैं, उनके संग वैसा सीन अब है नहीं। आप अगर बैंकिंग सेक्टर का लेके देखेंगी, तो बैंकिंग सेक्टर में आप देखिए कोई भी पीओ बनता है, उसके ऊपर कितना ज़्यादा वर्कलोड होता है। तो वो चीज़ें भी बदल रही हैं
और बहुत जल्द मुझे लगता है वो भी बदलेंगी। हाँ, लेकिन एक बात आपने ये सही कही कि उनको जो है एक जॉब सिक्योरिटी मिलती है, उनको इतनी आसानी से ले ऑफ नहीं होता है जैसा कि हम प्राइवेट सेक्टर में देखते आते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। तो इस ले ऑफ की दिक्कत से बचने के लिए प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉइज़ वर्क करते हैं, उनके ऊपर क्या हमेशा मेंटल प्रेशर बिल्डअप रहता है कि कब हमारा ले ऑफ हो जाए, परफॉर्मेंस इश्यू रहता है? किस वजह से उनका ले डेफ़िनिटली, ऑफ किया जाता है? डेफ़िनिटली एक माइंड में सेटअप तो रहता ही है। आई वुड हुँ, गिव यू एन एग्जांपल। कंपनीज़ में अगर प्रॉफिट बना रही है, तो डेफ़िनिटली आपको अलाउंसेस मिलते हैं, आपको बोनसेस मिलते हैं एंड एवरी अदर थिंग प्राइवेट सेक्टर में। हुँ, बट हुँ, अगर आप सोचो कि खुदा ना खास्ता अगर कंपनी लॉसेस करना चालू कर दे रही है, तो हुँ, एम्प्लॉइज़ को कर्टेल करते हैं, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करना इम्पोर्टेंट होता है, तो एम्प्लॉइज़ को निकालना चालू हो जाता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ अ पर्टिकुलर कंपनी इज़ परफॉर्मिंग। उसके सारे प्रोडक्ट्स जो भी मार्केट में है, सेल आउट कैसे हो रहे हैं, रेवेन्यू कितना जनरेशन हो रहा है, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने जा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना जा रहा है। ये सब हुँ, के बाद डिडक्ट होने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है, उसमें से एम्प्लॉइज़ को सैलरी कैसे डिसबर्स कर रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। एक सिंगल एंटिटी पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट हुँ, जॉब में क्या है कि ऐसा सीन नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स में एक बार आपको काफ़ी मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको एंटर करना पड़ता है और अगर आप एक बार सेट हो गए, तो उसके हुँ, बाद अनटिल एंड अनलेस आप जब तक नहीं चाहो या आपने कुछ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस टाइप का कांड नहीं कर दिया, तब तक आपको निकाला नहीं जा सकता। हुँ, बट ऐसा मुझे फ़ील होता है कि डेफ़िनिटली एक मेंटल प्रेशर तो रहता है बंदे पे। सपोज़ अगर कोई बंदा 50 इयर्स ऑफ एज अटेन करता है, 55 प्लस एज अटेन करता है, तो हुँ, प्राइवेट में यू हैव टू प्रूव योर जॉब एवरी अदर डे व्हेनेवर यू आर वर्किंग। हुँ, गवर्नमेंट में आपको रिलैक्सेशन थोड़ी तो बिल्कुल मिलती है, बिकॉज़ आप सीख जाते हो काम किस तरीके का है, किस तरह का नहीं है और जल्दी आपको निकाला नहीं जाता है ऑर्गनाइज़ेशन से। सो ऑब्वियसली जो बंदा अगर 30 इयर्स पे एज कर रहा है, एंटर कर रहा है प्राइवेट में, वो भी उतनी शिद्दत से काम कर रहा है जितना 55 इयर्स वाले बंदे को भी करना पड़ता होगा, हुँ, ठीक है? तो एवरी नाउ एंड देन I cannot expect a person who has attained, a good amount of हुँ, age to work in the same zeal and enthusiasm as he हुँ, was working when he was 30 years old. So मैं ये कहूँगी गवर्नमेंट पे आने से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता है आपको। हुँ, गव प्राइवेट भी अच्छी है बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट और एक पर्टिकुलर पर्सन का कैसा एटीट्यूड है मनी मेकिंग माइंडसेट की तरफ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंडर परफॉर्म भी करते हैं, तो कंपनीज़ इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट ऑल द टाइम कि कंपनी हमेशा निकालती ही रहे सबको। बट हुँ, कभी-कभी अंडर परफॉर्मेंस इज़ आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट लीड्स टू एन इंक्लूजन ऑफ पर्टिकुलर पर्सन इन द ऑर्गनाइजेशन। हुँ, तो फिर ये भी होता है, वन ऑफ द फैक्टर्स इज़ देयर। बट हाँ, हुँ। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर कॉस्ट कटिंग करनी है या प्रॉफिट बिल्डअप नहीं हो पा रहा है कंपनी का, they tend to remove employees who are at a greater hierarchical position also, I would say. हुँ, ओके। अच्छा हमने सुना है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, वो आपको आपकी परफ़ॉर्मेंस पे रिवॉर्ड भी देता है अच्छे खासे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई इंसान जो कि बहुत मेहनत करना चाहता है, अपने आप को लाइफ़ में आगे बढ़ाना चाहता है और वो पूरी मेहनत करता है, तो क्या उसको रिवॉर्ड करती है कॉर्पोरेट सेक्टर? बिल्कुल, बिल्कुल रिवॉर्ड करती है, काफ़ी हाइक्स भी मिलते हैं। हुँ, आई वुड से कि स्टार ऑफ द क्वार्टर जैसे अवार्ड होता है और एनुअल परफॉर्मर ऑफ द ईयर ऐसे भी करके अवार्ड्स होते हैं जो कि मिलते हैं। आपको डेफिनिटली आप जितना मैंने कहा ना बिगिनिंग में कि आप जितना टाइम ऑर्गनाइज़ेशन में रिटेन करते हो, कंपनी आपको उतना वैल्यू देती है। ओके, और आपको उस हिसाब से हाइक्स भी मिलते हैं। बट कभी-कभी ओके, ऐसा होता है कुछ कंपनीज़ इट्स वेरी इम्पोर्टेंट आल्सो कि आप कब किस कंपनी के साथ काम कर रहे हो। कुछ-कुछ ऐसे ओके, होती हैं जो कि हाइक नहीं बिल्डअप करेंगी बट डेज़िग्नेशन लेवल पे आपको प्रमोट करती रहेंगी। तो ओके। अल्टीमेटली इट्स योर कॉल कि आपको डेज़िग्नेशन पे या ग्रेटर हायरार्की पोज़ीशन पे रहना पसंद है with हुँ, normal hikes or with normal amount of compensation, yeah, you would like to switch with other companies with a greater hierarchy position, with a greater amount of perks and benefits coming ahead. So it ओके, all depends on the work environment of a particular company. हुँ। अच्छा स्वर्णा जैसा कि आपने बैंगलोर में भी काम किया है, दिल्ली में भी काम किया है काफ़ी टाइम और करंटली आप मुंबई में काम कर रहे हो। तो वहाँ पे एक कॉर्पोरेट कल्चर होता है, राइट? Mhm. और Mhm. हम जैसा देख पाते हैं यहाँ के एरिया में मतलब जो हमको जनरली सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर टीवी, टेलीविज़न के माध्यम से दिखता है, वो कॉर्पोरेट कल्चर बहुत ज़्यादा
क्या कहते हैं कि सैटरडे संडे आता है तो लोग जो है अपना नशे में या फिर पार्टी-वार्टी करने में पूरा बिज़ी हो जाते हैं और बस वही सैटरडे संडे में ही पूरी लाइफ़ वो जी रहे हैं। क्या ये ये बात में कितनी सच्चाई है कि जो कॉर्पोरेट एक एम्प्लॉयी है वो सिर्फ़ सैटरडे और संडे का ही वेट करता है और उसी में वो अपनी पूरी लाइफ़ जीता है? इसके See, बारे में आपका क्या ऐसा नहीं है कि एवरी एम्प्लॉय इज डूइंग द सेम थिंग ऑन सैटरडेज एंड संडेज। हुँ, ये डिपेंड करता है कि सपोज आई वुड से कि अब डेमोग्राफिक अगर ट्रेंड देखो तो नॉर्मल हुँ, जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में एंटर करते हैं वो एट एन एज ऑफ अराउंड 25 इयर्स 26 इयर्स और समथिंग ऐसे एंटर करते हैं, तो यू कैन हुँ, अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ द एज ग्रुप, यू नो, कि उनको एंजॉय करना है। कॉलेज के बाद जब प्लेसमेंट होता है हुँ, उसके बाद थोड़ा फन मोड में आते हैं वो, ठीक है। हुँ, तो फन के नाम पे यू कैन थिंक कि क्या क्या होता है, तो इट्स लाइक कि हुँ। डिस्कोर्स जाना, पब्स जाना नहीं, नहीं, बिकम्स आई अ आई नॉर्मल अफेयर। आई एम नॉट कैपेबल ऑफ थिंकिंग इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बताइए You क्या-क्या होता understand है? very well. Don't make it utter from my mouth. एक्चुअली होता हुँ, क्या है ना कि आपको डिस्कोस और क्लब्स में जाने की आदत हो गई थी, हो जाती हुँ, है मुझसे, कि क्योंकि हुँ, आपका जो एज ग्रुप रहता है वो एंजॉयमेंट वाला रहता है। आपके साथ में जो पियर्स एंड फेलोज वर्क करते हैं वो भी थोड़ा हुँ, चिल मोड में रहते हैं कि ठीक है यार, मंडे टू फ्राइडे एकदम घिस के काम करना है, तो अब सैटरडे संडे को क्या, तो लेट्स गो टू हुँ, सम प्लेस फॉर विजिटिंग। आप एक्सप्लोर करना चालू कर देते हो। हुँ, नो नो ऑफेंस, बट हाँ अल्कोहल्स भी यूज करते हैं काफी लोग। इट हुँ, डिपेंड्स अगेन, कुछ कुछ होते हैं, हमारी कंपनी में ही है बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि सिर्फ पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, क्लब जाएंगे, डिस्क जाएंगे, बट ड्रिंक हुँ। वगैरह नहीं करेंगे, ना ही स्मोक करेंगे। तो और आपके देयर आर हिसाब सेट ऑफ से ये जो पार्टिंग का कल्चर आजकल चल गया है, आज के टाइम पे, हाँ। ये सपोर्ट देता है एज़ एन एम्प्लॉयी आपको मोटिवेट करता है या फिर आपको एक ड्रग की तरह ड्रग प्रोवाइड करता है कि आप अपने काम में लगे रहें? नहीं, ड्रग प्रोवाइड करने का क्या सीन है? अगर मैं ड्रग इन द एम्प्लॉय सेंस कि नहीं भी मतलब होती। अब एक बिज़ी लाइफ़ शेड्यूल में कुछ तो एन्जॉयमेंट चाहिए ना, कुछ तो टाइम करने के लिए चाहिए, तो वो पार्टी करके फिर वो फिर से बैक टू नॉर्मल, बैक टू मंडे, बैक टू जॉब। ऑब्वियसली यही रीजन रहता है। अब जो बहुत दिन भर थका हुआ है, 5 हुँ, डेज मतलब हुँ, खूब काम वगैरह किया है, तो अगर वो थोड़ा डिस्क जाके थोड़ा बहुत अपने आप को चिल मोड में हुँ, रख ले रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? और ऐसा हुँ, भी नहीं कि सिर्फ कॉर्पोरेट्स में ही होता है। आप आज आप देखोगे कि जो नॉर्मल यूथ है, जो कि हुँ, जॉब नहीं भी कर रही है, दे आर आल्सो पार्टीइंग, दे आर आल्सो डूइंग एन नंबर ऑफ थिंग्स हुँ, व्हिच वी जनरली डोंट टेंड टू डू। तो हुँ, मतलब ये मोड ऑन की बात है, और जनरेशन आप किस एज ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो उसकी बात है। आप अगर बंदा इन्फ्लुएंस होने की कैपेसिटी रखता है, किसी से भी हुँ, प्रभावित हो सकता है इजीली, तो वो डेफिनेटली वो चीजें करेगा जो कि अगर वो करना चाहे। बट अगर किसी हुँ, पर्टिकुलर पर्सन का एटीट्यूड स्ट्रांग है, वो स्ट्रिक्ट है अपने डिटर्मिनेशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, व्हाटएवर यू से, तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। बिल्कुल हुँ, सारी चीजें कुछ उसको अफेक्ट ही नहीं करेंगी, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। हुँ, तो ओके। तो अब हम थोड़ी बात करते हैं बनारस के बारे में, जहाँ से आप और हम बिलॉन्ग करते हैं। तो यस। बनारस में पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप बनारस के कौन से एरिया में रहती हैं? और वहाँ पे जो आपने बचपन से माहौल देखा है, वो कैसा रहा है 2014 तक? मैं बनारस में लोहरावीर रूट, कबीर चौरा रूट, इन सब के बीच एक हुँ, एरिया आता है, दैट्स हुँ। नाटी इमली। उस साइड जो पे मैं मतलब कि मैं रहती थी पहले, अभी शिफ्ट जो कर कि दिया जो है कि दोबारा। जो कि जो कि एकदम बनारस का सबसे प्राइम लोकेशन में आता है, बनारस का राइट? बनारस की प्राइम लोकेशन, आप कहोगे कि जितने भी क्लासिकल सिंगर्स हुए हैं बनारस से, हुँ, वो कबीर हुँ, चौरा एरिया में से ही निकले हैं। तो ओके। आप जिनको भी ले लो, पंडित किशन महाराज जी को ले लो, वो वहीं से निकले हैं। हुँ, काफ़ी तबला रिनाउंड तबला प्लेयर थे वो। हुँ, क्लासिकल सिंगर मिसेस गिरिजा देवी जी को देख लीजिए आप, वो भी वहीं पे हुँ, कबीर चौरा साइड में हमारे घर के जस्ट पीछे ही उनका हुँ। प्रॉपर फैमिली जनरेशन अब म्यूजिक सिखा रहा है। तो उसी का काफ़ी इफ़ेक्ट रिनाउंड आपके एरिया ऊपर है। आया है मैंने और बहुत आप ज़्यादा सिंगिंग में क्लासिकल आपने आपका इतना इंटरेस्ट रहा है, इसी वजह से शायद। सिंगिंग तो मैं बचपन से ही करती आ रही थी, मतलब कि आप कह सकते हो कि सपोज़ स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो मेरे डैड एक्चुअली इज़ अ वेरी ग्रेट, ही हैज़ अ ग्रेट पोर्शन फॉर म्यूज़िक वगैरह, हुँ, फ्लूट प्ले करना। तो काफ़ी उन जो भी है जीन्स वगैरह मुझे मेरे मॉम-डैड से ही मिले, बिकॉज़ माय मॉम आल्सो यूज्ड टू सिंग। वो सॉन्ग्स लिखती थी, ओके। नरेट करती थी, वेडिंग ओकेजन्स एंड एवरी अदर थिंग पे एज़ अ हॉबी। तो सो गाना इट इज़ अ गाती थी माय लेगेसी मॉम ऑफ एंड योर डैड। फैमिली।
आई वुड सर्टेनली से कि हाँ, हाँ, कुछ ना कुछ जीन्स है जो मेरे मॉम डैड के थ्रू मेरे अंदर आए हैं और कुछ अच्छा, नहीं है। सही है। तो आप माहौल के बारे में बताइए कि कैसा आपने आज तक बनारस को देखा है? जिस एरिया में आप रही हैं, आपने घाट भी घूमा होगा। 80 घाट इतना फ़ेमस है बनारस का और आपने बचपन से लेके जवानी तक का जो भी समय है, पूरा बनारस में ही बिताया है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि बनारस कैसी जगह है और किस टाइप का आपको एम्बियंस और वाइब्स मिलती हैं बनारस में? जैसे मैं एज़ अ कहूँगी एज़ कि एज़ समवन हू इज़ ऑलरेडी लिविंग इन बनारस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली अगर आप ओवरऑल लेवल पे देखो ना, तो बनारस एक जिंदा शहर है। आप हुँ, कभी भी डिफरेंस नोटिस नहीं करोगे कि मतलब काफी ज्यादा शो ऑफ वगैरह है वहां पे, या फिर काफी ज्यादा मतलब पैसा खर्च करना ही ऑब्जेक्टिव है माइंडसेट में, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। हुँ, बहुत सारे बनारस के लोग जमीन से जुड़े हुए होते हैं, मैंने देखा है। मतलब हुँ, अर्न करते हैं, काफी महानगरों में ऐसा नहीं होता है। बिकॉज आई हैव सीन पीपल इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑल्सो कि लोग क्रेडिट कार्ड पे अपना जीवन चलाते हैं। हुँ, बनारस में ऐसा नहीं है। बनारस इज अ शहर जहाँ पे आपको अगर सैलरी आपकी नो मैटर वॉट 20,000 रुपीज ही है, बट हुँ, 4,000 में ही खर्चा चलेगा, बाकी का अमाउंट सेव करने की टेंडेंसी रखते हैं लोग। ये जनरल लोगों की बात बता रहे, देयर रिच पीपल आल्सो इन बनारस। हुँ, बट एक नॉर्मल मैं बता रही हूँ अफेयर कि बहुत ज्यादा लोग एक्स्ट्रा वेगन माइंड के नहीं होते कि बहुत ज्यादा खर्च ही करना है आपको। हुँ, काफी ज्यादा स्टेट टाइप के लोग जो काफी वगैरह गोल्ड वगैरह में डील करते हैं, या फिर बिजनेस है उनका अच्छा खासा, ड्राई फ्रूट्स का विशेषरगंज चले जाओ, आपको हुँ, नॉर्मल कुर्ता पैजामा में पान खाते हुए दिख जाएंगे आपको। तो ये थोड़ा मुझे ग्राउंडेड एटीट्यूड लगता है बनारस में। और हुँ, अगर फूड की बात करें बनारस में, तो इट्स मार्वलस, मतलब कुछ हुँ, टक्कर नहीं है। सवेरे हुँ, आपको, आप चले जाओ, आपको पूरी सब्जी कचौड़ी वगैरह मिल जाती है, जलेबी मिल जाती है आपको। आप हुँ, मैं साउथ में रह मुझे पर्सनली साउथ इंडियन फूड काफी अट्रैक्ट करता है। तो मैं जब हुँ, हैदराबाद में थी तो मैं काफी साउथ इंडियन प्रेफर करती थी। बट बनारस भी याद आता था। बट बनारस के मामले में आई वुड से कि खाने के मामले में बेहतरीन है। आप हुँ, राम भंडार साइड चले जाइए, आप ये ठठेरी बाजार साइड चले जाइए, आपको काफी डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड खाने को मिलेगा। लक्ष्मी चाय वाला इज वन ऑफ द फेमस प्लेसेस टू हैव हुँ, चाय। आप शाम की चाय पीना चाहो घाट के पास जा करके, तो आप चाय वगैरह लेकर के, या फिर बटर टोस्ट वगैरह काफी अच्छा मिलता है। मलइयो है बहुत फेमस वहां का, तो आप हुँ। जा सकते हो, श्री जी की मलइयो। तो काफी ग्राउंडेड और अर्थली एनवायरनमेंट आई वुड से। अच्छा, बनारस की ऐसी कौन-सी डिश है जो आपने आज तक खाई नहीं है? बनारस में ऐसा आई गेस कुछ भी नहीं है जो मैंने नहीं ट्राई किया है, सब कुछ ट्राई किया अपार्ट है। फ्रॉम द नॉन वेज स्टफ्स। ओनली इन वेज आई एम नॉन-वेज टॉकिंग। ओके, ओके। आई हाँ, नॉन-वेज के रिसेंटली लिए तो उतना कुछ फ़ेमस है भी नहीं बनारस में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ या सोच पा रहा हूँ। सदर एरिया में है नॉन वेज। बट हुँ, मैं भी थी नॉन वेजिटेरियन। बट हुँ, काफी मतलब टाइम लगा मुझे। आई रिसेंटली डेवलप्ड माय टेस्ट बड्स फॉर वेजिटेरियन काइंड ऑफ स्टफ्स। हुँ। तो इट्स अ अच्छा, बिट चैलेंजिंग फॉर मी। बनारस को एजुकेशन का हब भी माना जाता है क्योंकि हम देख पाते हैं कि बनारस इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया जहाँ पे 5 यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड हैं, बीएचयू के साथ और बीएचयू इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन दोज़ 5। तो आप एजुकेशन के मामले में बनारस को कहाँ देखती हैं? आईआईटी भी बनारस में है, एसएस हॉस्पिटल जैसा पूर्वांचल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी बनारस में है और बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी पूर्वांचल की यूनिवर्सिटी मेरे को लगता है होगी, वो भी बनारस में है। तो उस मामले में आप बनारस को कैसे देखती हैं? बनारस, नो वंडर, आपने बिल्कुल ठीक तरह से मेंशन किया कि यूनिवर्सिटी है। एशिया सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी आई वुड से राइट नाउ। हुँ, दिल्ली ओके। दिल्ली में जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू में हमेशा कंपटीशन लगा रहता है, कौन फर्स्ट है सेकंड है, एवरी हुँ, अदर थिंग। बट मैं कहूंगी कि डेफिनेटली जो लोग बनारस में हैं उनके लिए एज अ बोन एक्ट करता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बिकॉज हुँ, अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैंने मेरी स्कूलिंग प्रॉपर कॉन्वेंट स्कूल से, विलियम हेनरी स्मिथ मेमोरियल स्कूल से हुई, विच इज एट सिगरा। तो वहां से निकलने के बाद द अदर ऑप्शन दैट आई हैड इन माइंड कि नहीं, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करके कुछ भी करके मुझे हुँ, बीएचयू में ही जाना है। तो मेरा माइंडसेट वैसा था, और मैं डे स्कॉलर थी। मुझे परमिशन नहीं थी कि मतलब मैं हॉस्टल में जाकर के रहूं, बिकॉज मैं हुँ, बनारस की रहने वाली थी। तो मुझे नॉर्मल फेयर्स मिलते थे टू डेली कम्यूट फ्रॉम हुँ, कॉलेज टू घर, घर टू कॉलेज।
तो हुँ, ऐसे करके था, तो मैंने हॉस्टल लाइफ ज़्यादा एन्जॉय नहीं की है। बट हाँ, ओके। वहाँ के एम्बियंस की बात करें यूनिवर्सिटी में, तो इट्स वेरी मच फ्लरिशिंग। काफ़ी हुँ, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट है। बहुत ज़्यादा मतलब कि जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, जिनके एटीट्यूड में पढ़ाई घुसी हुई है, समझ लो आप हुँ, कि काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर टाइप थिंकिंग और ब्रॉड लेवल ऑफ थिंकिंग रखते हैं, वो डेफिनिटली हुँ, बीएचयू के एनवायरनमेंट को काफ़ी एन्जॉय करते हैं। और बीएचयू अपने ओके। स्टडी एनवायरनमेंट के लिए ही काफ़ी फेमस है। देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल आल्सो जो कि कॉलेज आते हैं, बट सिर्फ ओनली फॉर टाइम पास और काइंड ऑफ स्टफ्स आल्सो, व्हिच कैन बी सीन इन एवरी अदर स्कूल एज़ वेल। कॉलेजेस में ये है, कुछ अच्छे बच्चे, कुछ नॉर्मल मस्ती-मज़ाक वाले टाइप के बच्चे, सिर्फ पढ़ाई-लिखाई वाला ज़्यादा नहीं। तो ये अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है अपने आप को किस थॉट प्रोसेस के साथ अपने अल्मा मेटर से एजुकेशन ग्रैब करना चाहता है, या आगे हुँ, कैसे स्टडी को लेके जाना चाहता है, जिसमें बीएचयू प्लेज अ वाइटल रोल। हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ पे आई हैव सीन पीपल कि वो लोग 9 बजे रात तक, आई गेस कुछ-कुछ लोग तो इवन आई हैव हर्ड, मैं कभी-कभार ही जाती थी क्योंकि मैं घर पे ही हुँ, अपना सेटअप करके रखी हुई थी। बट कुछ हुँ, लोग को मैंने देखा है भोर तक भी पढ़ाई करते थे वहाँ पे, कॉम्पिटिटिव हुँ, एग्ज़ाम्स वाले। मतलब कि नॉर्मल डेली आप समझ लो कि अपने रेगुलर क्लासेस करने के बाद उनका ऑब्जेक्टिव ये था मतलब कि मेस से खाना खाना, फिर मेस से खाना हुँ, खाने के बाद चले जाना लाइब्रेरी पढ़ना। तो काफ़ी, और वो हुँ, भी काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में। बीएचयू की फीस बहुत हुँ, ज़्यादा नहीं है। तो इट अल्टीमेटली एक्ट्स एज़ अ बोन। अगर हम ओवरऑल बनारस लेवल पे बात करें कि एजुकेशन का क्या स्टेटस है, आई वुड स्टिल फील कि एजुकेशन शुड बी मच मोर प्रिवलेंट इन बनारस एरियाज़। काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं जिसमें कि पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होती है। जो बंदे अफ़ोर्ड कर पाते हैं या फिर अपर मिडल क्लास फैमिली से होते हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट जाते हैं और हुँ, अच्छे स्कूल्स जाते हैं। बट देयर आर अदर पीपल आल्सो जो कि लोअर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं। उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूल या मिडल स्कूल जैसे होता है, उसमें जाते हैं। वेयर आई डोंट बिलीव कि हाँ, एजुकेशन गोज़ ऑन इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर एज़ इट गोज़ ऑन इन कॉन्वेंट स्कूल्स। तो हुँ, आई वुड डेफिनिटली से कि बनारस को अपने गवर्नमेंट स्कूल स्ट्रक्चर पे काफ़ी वर्क करना चाहिए। सो एज़ हुँ, टू सर्व एजुकेशनल एस्पेक्ट इन एवरी चाइल्ड, यू नो ये ख़ैर बनारस की नहीं, ओवरऑल इंडिया लेवल पे मैं कहना चाहूँगी कि मतलब एजुकेशन शुड बी द रूट and the हुँ, pillar for building a very beautiful society with greater sort of knowledge in their mindset. हुँ, पे वर्क होना राइट। चाहिए बनारस में। वेरी वेल सेड। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे टूरिस्ट हमारे बनारस में आ रहे हैं आज के टाइम पे, राइट? तो अगर उनको बनारस को सही मायनों में जानना हो, तो उन्हें कहाँ-कहाँ घूमना चाहिए और कितना टाइम लेके आना चाहिए और किस जगह पे विज़िट करना चाहिए? और कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहिए बनारस को अच्छे और सही मायने में जानने के लिए? आई वुड गिव हेड्स अप टू जेएचवी कैंटोनमेंट एरिया, वहाँ पे एकदम चिल रोमांटिक वाइब्स हैं। हुँ, सेकंड आई वुड गिव हेड्स अप टू दशाश्वमेध घाट, अस्सी हुँ, घाट जो हमारे कॉलेज के बगल में था। वी हैव हैड ब्यूटीफुल डेज़ ओवर देयर। हुँ, चाय पीना और घाट पे साइबेरियन की क्रेन्स जो होती हैं उनको, माइग्रेटरी बर्ड्स को प्रॉपर फूडिंग कराना, वी हैव एन्जॉयड अ लॉट ओवर देयर। तो और हुँ, 80 साइड रेस्टोरेंट पे काफ़ी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, काफ़ी कॉलेज हुँ, वाइब आपको देगा। लंका, उसको कहते हैं बेसिकली लंकेटिंग नियर बीएचयू। तो आप हुँ, लंकेटिंग कर सकते हो, फॉरेनर्स काफ़ी कर सकते हैं। दशाश्वमेध घाट है जहाँ पे आपको बनारस की जो ब्यूटीफुल आरती होती है, आपको वो देखने को मिलेगी। बहुत ही स्प्लेंडेड और बहुत ही अ, आई वुड से कि बहुत ही ग्रेटर ऑल्टीट्यूड में आपको देखने को मिलेगी, बहुत अच्छे तरीके से। तो आप वो हुँ, एन्जॉय कर सकते हो। प्लस अभी कहते हैं दशाश्वमेध घाट के रामनगर साइड एरिया, वहाँ की लस्सी आप ट्राई कर सकते हो, रामनगर किला हुँ, घूम सकते हैं। तो ये सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस, सारनाथ इज़ वन ऑफ दोज़ प्लेसेस अगर आपको बुद्धिज़्म के बारे में जानना है, आपको देखना है कि नहीं 8 फोर्ट पाथ प्रिंसिपल्स कैसे चले हैं बाय गौतम बुद्ध जी। तो आप हुँ। वहाँ भी जाकर के भी नॉलेज रिटेन कर सकते हैं अपने लिए, प्रोलिफरेट कर सकते हैं उसको। तो इट्स ऑल अबाउट वीएनएस। अच्छा, बनारस में घराना का कल्चर बहुत चलता है। बहुत सारे लोग जो हैं, काफ़ी बड़े-बड़े शहरों से और दूर-दूर के देशों से भी आते हैं बनारस में घराना में अपना एडमिशन लेने और घराना से कल्चरल लेवल पे गाना या फिर नृत्य, डांस सीखने के लिए। हुँ। और मुझे जहाँ तक याद है शायद आपने भी किसी घराने को जॉइन किया था और गाना सीखा था।
तो घराने के हाँ, बारे हाँ। में आपका क्या वो रहा है एक्सपीरियंस? एक्चुअली काफ़ी क्लासिकल एक्सपोज़र रहा है इन एवरी घराना। आप लखनऊ के घराने की बात कर लीजिए, आप बनारस घराने की बात कर लीजिए। तो पर्टिकुलरली मैं बनारस के घराने की ही बात कर रहा हूँ। जैसे मैं हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कितने टाइप के घराने होते हैं और घराना बेसिकली है क्या? घराना तो नाम तो जैसे आप लोग तो उसमें घराना हुँ, घराना बताइए? इज़ बेसिकली अ स्टाइल ऑफ म्यूज़िक जो कि किसी रीजन के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। सपोज़ यहाँ पे ठुमरी का चलन काफ़ी है, तो हुँ, ठुमरी वगैरह क्लासिकल में यूज़ होता है और क्लासिकल में जहाँ पे मैंने सीखा, मैंने काफ़ी बंदिशें वगैरह सीखी हैं और क्लासिकल की नॉलेज रखती हूँ, थोड़ी बहुत, हुँ, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे किए हुँ, हुए क्लासिकल कोर्स। बट आई वुड डेफिनिटली से कि एक पर्टिकुलर स्टाइल और जॉनर किस तरीके का है, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी का घराना डिपिक्ट्स दैट एंटायर सर्कमस्टेंस एंड सिचुएशन प्रिवेलिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन। हुँ, और अगर आप स्टाइल ऑफ सिंगिंग की बात कर लो दैट्स वेरी मेलोडियस। आपको काफ़ी हुँ, मुर्कियाँ, आपको डिफरेंट ताल में गाने की हैबिट्स होना, आपको डेफिनिटली सम कहाँ पकड़ना है, वो सारी नॉलेज मिलती है। आपका गला खरज का रियाज़ होता है, आपको एकदम मंद्र से मध्य, मध्य से तार सब तक, आपको ये तीनों डाइवर्सिटीज़ में आगे तक आना जाना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपको सा लगाना है, तो सा 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 ऐसे करना पड़ेगा। तो डिफरेंट हार्मोनियम जो होता है उसपे डिफरेंट लेवल पे आपको म्यूज़िक का स्केल देखने को मिलता है। आपको अकॉर्डिंगली वॉइस उसके हिसाब से मॉड्यूलेट करनी पड़ती है। आप बिलीव नहीं करेंगे 4 बजे भोर में उठ के लोग सा का सिर्फ रियाज़ करते हैं, वो भी हुँ। मंद्र में। जब हमें आपने भी शायद किया होगा। नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, मैं काफ़ी स्कूल में ही बिज़ी रह गई उस टाइम पे। तो मेरा एकेडमिक्स में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा इंक्लिनेशन ज़्यादा हो गया उस टाइम। एक्चुअली घर पे भी पढ़ाई का काफ़ी माहौल था। मेरे डैड वाज़ वेरी स्ट्रिक्ट इन स्टडीज़ मैटर। ओके। तो स्टडी मैटर की वज़ह से कि मुझे मतलब काफ़ी अपने एकेडमिक्स पे फ़ोकस करना पड़ता था। म्यूज़िक में हुँ, मेरी फ़ेवरेट आइडल जो है वो श्रेया घोषाल जी हैं। तो मैं उनके गाने को इमिटेट करके उनको किस तरीके से वो गाती हैं, वो सब स्टाइल देखते आई स्टार्टेड सिंगिंग। ओके। स्कूल लेवल पे भी आप कह लो कि कोर्स हो गए। मैं जब कॉन्वेंट स्कूल में थी तो मुझे क्रिसमस कैरल्स वगैरह गाने को मिलते थे। नॉर्मल कोर्स होते थे जिसमें पार्टिसिपेट करती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट अब मैं छोटी थी तो मुझे जनगण मनगढ़ आप कह सकते हो या रिपब्लिक डेज़ नेशनल हुँ, एंथम वगैरह गाने के लिए मौका मिलता था। तो आई वाज़ द वन जिसको आगे किया जाता था कि तुम जाओ, गाओ और गा के आओ। हुँ। तो वैसे अच्छा, डेवलप हुआ मेरा। अब क्योंकि म्यूज़िक की बात उठ ही गई है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपना किसी मनपसंद कोई गाना सुना दीजिए, कौन-सा आप जो बताइए? आपको अच्छा लगता हो। फरमाइश, जो आपकी भी आपकी फरमाइश। जो भी आपकी इच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे, वो मैं अच्छा, चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी जानें कि आप कितनी टैलेंटेड हैं। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं अभी रीसेंट सॉन्ग पकड़ती हूँ। मोह मोह के धागे इज़ वन ऑफ माय क्लोज़ेस्ट सॉन्ग्स टू माय हार्ट। ओके, ओके। तो मैं उससे स्टार्ट करूँगी एंड आई वुड मेक यू लिसन आल्सो वन ऑफ द वेस्टर्न वर्जन्स ऑफ माइन एज़ वेल क्योंकि मैं दोनों पे कभी-कभी ट्राई करती हूँ। क्लासिकल सेमी अच्छा, क्लासिकल, इंडो वेस्टर्न म्यूज़िक मतलब आप जो राइट। कह लो। हुँ। जी, तो जी, बिल्कुल। लेट्स गो। इट विल बी अ ट्रीट फॉर अस टू लिसन टू यू। डेफिनिटली आई एम गोना गिव यू ट्रीट गाइस। सो गो अहेड। ठीक है। चलो मैं गाती हूँ ना। जी। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं मुझे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं मुझे कोई तो बना दे किस तरह गिर आए समझे है रोम रोम के तारा चाँदना से हासरे ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं हो गया। बहुत अच्छा गाया आपने, लेकिन आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही थी, उसलिए उतना अच्छे से क्लैरिटी से आया नहीं हमारे पास। मैं माइक सेट करूँ अच्छे से क्या? हाँ, एक बार माइक सेट करके फिर से गा दीजिए। हाउ इज़ द वॉइस नाउ? अभी तो सही अभी है, कैसी है? अभी सही है। ऐसे पकड़ के ही गाइए, मैं ठीक है? कहूँगा। ओके। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस मैं ट्राई करती हूँ। नो, नो, नो इश्यू। ये मोह
के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से बस गई, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा गाना गाया आपने। थैंक यू सो मच, इतना थैंक्स अ अच्छा लॉट। आपको कमांड है, मुझे तो लगता है कि आपको भी अपनी इस कला का प्रदर्शन सोशल मीडिया के माध्यम से करते रहना चाहिए। Definitely, and हुँ, I appreciate your recommendation. I will surely work ahead for it. हुँ। और और वेस्टर्न में इसके आप सुनना साथ ही चाहोगे? हाँ, क्या कह वेस्टर्न में रही हैं आप? सुनना चाहोगे? वेस्टर्न में सुनना जी, चाहोगे अगर आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल अगर आप सुनाना चाहती हैं तो हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे। Okay. So, what kind of music do you prefer in westerns? व्हाटएवर म्यूज़िक यू लाइक अस टू लिसन। Okay. So I would like to go for Titanium Song, which is one वेरी of वेल। the सिया best टाइटेनियम। by David Guetta. Yeah. अच्छा, Yes. डेविड गेटा। ओके। हाँ, हाँ। चलिए, मैं गाती हूँ गाना डेविड गेटा हुँ, का, सिया आप कह सकते हो, राइट? मुझे एक्चुअली ओके। रिमेम्बर नहीं है द सिंगर्स नेम, बट आई वुड surely go with the music. So you shout it out, I can hear a word you say. I'm talking loud, I'm saying much. I'm criticized for all your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. Ricochet, you take your aim. Fire away, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Thank you. बहुत अच्छा गाया आपने। जितना मैं Thanks a lot. कहूँगा जितना कमांड आपको हिंदी के गानों पे उतना ही कमांड इंग्लिश के गानों पे भी है। तो बड़प्पन की बात कह दी आपने। थैंक्स अ लॉट। बड़प्पन वाली बात नहीं है, जो फैक्ट है मैंने वही बताया आपको। आपको मेरे हिसाब से अपने इस सिंगिंग के टैलेंट को कंटिन्यू रखना चाहिए। डिस्पाइट ऑफ हाउ मच वर्क यू हैव इन योर लाइफ, आपको इस क्या कहते हैं हॉबी को अपने कंटिन्यू करना चाहिए। डेफिनेटली। मैं आपसे ये गाने लिखवा करके हम लोग साथ बैठ के कंपोजिशन करेंगे और जैमिंग करेंगे टुगेदर, ठीक है? मेरा गाना लिखना उतना ही अच्छा है जितना एक आपका फेवरेट सॉन्ग भी मुझे याद है। आप यू यूज्ड टू मर्मर अ लॉट फॉर दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। कैसा था यूज्ड टू ये? यूज्ड टू तो काफ़ी पुरानी बातें हो गई हैं। काफ़ी नहीं, वो पुराना सॉन्ग टाइम था की ना, बातें हैं। अब तो मैं वो गाने मैं भूल क्या भी गया। करूं, हाय मैं क्या करूं तेरे चेहरे से नजर लाज चलिए इसके साथ ही आपके अरे आप साथ भी बात करके सुनाइए बहुत कुछ। अच्छा लगा। अच्छा, आपने टाइम पे कटने लगे। मुझे मुझे अगर गाना आता तो मैं बिल्कुल सुना देता। आपको अरे कहने की आता है ज़रूरत नहीं तो फिर पड़ती। तुम लेकिन you're a dark horse. You're such a dark horse. नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। आई डोंट हैव एनी सिंगिंग स्किल। इसके साथ ही आपसे बात करके स्वर्णा जी बहुत अच्छा लगा और मैं आशा मुझे करता भी हूँ कि काफी आप मजा आया। हाँ, और मैं आशा करता हूँ कि आगे जब भी हमें समय मिलेगा हम फिर से आपको अपने चैनल पे इनवाइट करेंगे और इसी डेफिनेटली। तरह आपसे कुछ बातें करेंगे कॉर्पोरेट के बारे में डेफिनेटली। या फिर जो जिस फ़ील्ड में भी आप प्रोजेक्ट कर रही होंगी या फिर जो भी आपके नॉलेज होगी। डेफिनेटली। I'll जी, be glad to do आप so. हाँ, और आपको आपका इस पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस कैसा लगा वो भी आप हमें बता सकती हैं अगर चाहें तो? बहुत मजा आया, मतलब कि मैं कहूँ कि एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मेरे आउट ऑफ रीच थे वो भी मुझसे पूछे गए, जिसका आई फील कि मैंने सही से आंसर किया होगा। तो वो वो ऑडियंस तो हमारी देखेगी वो तब तो बता हमारी पाएगी। ऑडियंस वो तो हमारी ऑडियंस कमेंट एग्जैक्टली। सेक्शन में बताएगी कि कैसा एग्जैक्टली। आपने आंसर किया और कैसा हमने क्वेश्चन पूछा।
But you ठीक है। have thrown beautiful questions which were like, really important to address. So I would appreciate you for that also. काफी अच्छे, काफी enlightening questions थे जिसका आंसर हम लोगों ने किया. It was a great discussion with you guys. Okay. Okay, Swarna ji, thank you for being on our channel, and we Thanks. will see you later. Thanks, Thank Ammo. you. Thank Thank you, you. Ammo. Bye.